प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 4 के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे डिटेल से। और इसका फर्स्ट भाग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है हमारे जलवायु का। हमारे चैप्टर का नेम है जलवायु। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संगतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्रवर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें आती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता करता है। फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल दिखने लगते हैं। काल वैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनी है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनी अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारडोली छीटा कहा जाता है। लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनी है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु वर्षा ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु को वर्षा ऋतु भी कहा जाता है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 400 और 400 से अधिक वर्षा कहाँ होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेघालय के इलाके में जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, और केरल के तट पे 200 और 400 के बीच में कम गहरा क्षेत्र दिया हुआ है, और 100 से 200 के बीच वो भी कम, और फिर यहाँ पे है 60 से 100, और फिर 40 से 60, और फिर 20 से 40, और फिर 0 से 20 के बीच वर्षा का औसत क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत वायु भार एवं धरातलीय पवनें जून और सितंबर में कैसी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती है, उच्चावच और उत्तर पश्चिम भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसून पवनें। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिम घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिम घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिम घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट में के पूरब में इन पवनों के नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिम राजस्थान को लांघती है, बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिम हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार तट तथा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा में से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रवाहाधीन 2 भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदानों तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कराती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासेन राम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून वर्षा की विशेषताएं। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून वर्षा की विशेषताएं।
दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं। समुद्र में बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 150 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों से आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे कि बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून की निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून की निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भाग में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समूहों में पैदा होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा दर्शाया गया है, कहाँ पे कितनी वर्षा होती है मैप के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 200 से अधिक वर्षा, एकदम जो डार्क ब्लैक वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 200, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भाग शामिल हैं। और उत्तर में जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह को कुछ भाग शामिल है। फिर 50 से 100 वाले पार्ट ये हैं, ज़्यादातर इन्हीं का पार्ट है। और यहाँ पे 50 से कम वर्षा वाले पार्ट भी हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 60% से ज़्यादा वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता। यहाँ पे 60% से ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे 30% से 60% यहाँ पे परिवर्तन, यहाँ 15 से 30% और 15 से कम वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता।
यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है और जहाँ पे कम परिवर्तन होता है। फिर नीचे देख सकते हैं चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उड़ते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ऋतु बसंत, चैत्र और बैसाख यानी कि बसंत ऋतु है। मार्च और अप्रैल भारतीय कैलेंडर के अनुसार और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। और ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ, आषाढ़, मई और जून को। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्षा ऋतु है जुलाई और अगस्त, श्रावण, भाद्र। शरद ऋतु है सितंबर, अक्टूबर। हेमंत ऋतु है नवंबर और दिसंबर, मार्गशीर्ष, पौष। और शिशिर ऋतु है जनवरी और फरवरी, माघ और फागुन। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे जनवरी फरवरी से तो माघ फागुन है, फिर चैत्र वैशाख बसंत है, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर के नाम याद कर लीजिएगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप को पहचानिए। वर्षा की परिवर्तिता। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अविकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जा सकता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के मध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिम तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत की जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवी दशाओं की समरूपता होती है।
जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णयात्मक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं, जिनके नाम है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाता है। शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है। गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकार को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया है, जैसे F पर्याप्त वर्षा, M शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, W शुष्क शीत ऋतु, H शुष्क और गर्म, C 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सारणी 4.13 में आप देख सकते हैं। मॉनसून और भारत की आर्थिक जीवन। मॉनसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। मानसून की अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विभिन्नता से उजागर होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ ई जो है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है, यहाँ स्टेपी प्रकार की जलवायु है, गर्म मरुस्थल है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है बीच के पार्ट में, और यहाँ लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला यहाँ उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाले मानसूनी प्रकार, लघु शुष्क वाला मानसूनी प्रकार। और यहाँ पे आप लोग मैप के माध्यम से जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार देख सकते हैं, और इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको डिटेल में अध्ययन कीजिएगा कि शुष्क प्रकार की जलवायु क्या होती है, अर्ध शुष्क क्या होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
चलिए देखते हैं कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म वाला मानसून प्रकार AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। गर्म मरुस्थल राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म वाला तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। भूमंडलीय तापन। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। देखिए भौतिक भूगोल के आधार नाम, पुस्तक का अध्याय 2, भूवैज्ञानिक समय मापक। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रिया भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना ही होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलशक्ति और अधिक शुष्क जलसिक्त और कुछ अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पानी तंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई जल्दी कर दिया करूँगी। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बी हैप्पी।